नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। मतलब हमारे यहाँ पर होने वाले अपराध, कोई अपराधी अपराध करता है, कोई आरोपी अपराध करता है, तो उस अपराधी को सजा देने तक की जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया के बारे में इस पाठ में बताया गया है। देखिए, हम सबसे पहले जब कभी किसी को अपराध करते हुए देखते हैं या फिर कोई अपराधी हमारे सामने अपराध करता है तो सबसे पहले हमारी प्रतिक्रिया होती है, हम पुलिस को उसकी सूचना देते हैं। पुलिस आती है, रिपोर्ट दर्ज करती है और आरोपी को पकड़कर ले जाती है। अब आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, उस भूमिका से बहुत बार हमें लगता है कि शायद पुलिस ही तय करती है कौन व्यक्ति आरोपी है और कौन व्यक्ति आरोपी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे देश में संविधान के द्वारा ये प्रक्रिया तय की गई है कि अदालत ही तय करती है कि कौन व्यक्ति दोषी है और कौन व्यक्ति दोषी नहीं है। मौजूदा सबूत और गवाहों के आधार पर अदालत तय करती है जो व्यक्ति को आरोपी बनाकर अदालत में पेश किया गया है वह व्यक्ति अपराधी है या नहीं है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है, अगर किसी व्यक्ति को अपराधी माना जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। क्या आप जानते हैं निष्पक्ष सुनवाई की क्या प्रक्रिया होती है? निष्पक्ष सुनवाई होती क्या है? क्या आप जानते हैं FIR, जिसे हम प्रथम प्रतिवेदन कहते हैं, प्रथम रिपोर्ट कहते हैं, वह क्या होती है? और आपराधिक जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम इस पाठ में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में घटनाक्रम बताया गया है, जिस घटनाक्रम के आधार पर हम इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, घटनाक्रम में एक मालकिन बताया गया है जिसका नाम है, मालकिन का नाम बताया गया है श्रीमती शिंदे। उनकी जो नौकरानी है, उन दोनों की ये कहानी है। उनकी नौकरानी है जिनका नाम है शांति। अब इन दोनों कहानी है। देखिए, श्रीमती शिंदे और श्रीमान शिंदे एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते रहते हैं। श्रीमती शिंदे कुछ चीज़ ढूंढ रही है, उसे ना मिलने पर श्रीमान शिंदे के द्वारा कहा जाता है कि पार्टी में लेट हो रहे हैं, जल्दी करिए, तैयार होइए। श्रीमती शिंदे कहती है कि मैंने अपने अलमीरा में सोने का हार रखा था, वह मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है अपनी नौकरानी शांति ने वह हार चुरा लिया है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर श्रीमती शिंदे व श्रीमान शिंदे दोनों अपनी नौकरानी शांति को बुलाते हैं और उसके बक्से की, उसके बैग की तलाशी लेते हैं। बैग की तलाशी लेने पर श्रीमान शिंदे को शांति के बैग से 10,000 रुपये का एक लिफाफा प्राप्त होता है, जिस पैसों को देखकर श्रीमती शिंदे और श्रीमान शिंदे को यकीन हो जाता है कि शांति ने ही उनका हार चुराया है। श्रीमान शिंदे पुलिस थाने जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में वह FIR दर्ज करवाते हैं कि मेरे घर से सोने का हार चोरी हुआ है और ये हार जो है हमारी नौकरानी शांति ने चुराया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस श्रीमान शिंदे व श्रीमती शिंदे के बयान दर्ज करने के लिए घर पर आती है और बयान दर्ज करने के बाद शांति को गिरफ्तार कर ले जाती है। शांति पुलिस को बताती है कि ये पैसे उसने हार बेचकर प्राप्त नहीं किए, उसने कोई हार नहीं चुराया है। यह पैसे उसके भाई और उसकी मेहनत की कमाई से बचाया हुआ पैसा है। वह गांव जाकर एक बैल खरीदना चाहते हैं, उससे खेती कर अपने खेती कार्य को सुलभ बनाना चाहते हैं, परंतु पुलिस उसकी एक भी बात को नहीं सुनती है और उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। थाने पहुंचने के बाद उसका भाई, शांति का भाई, शांति को छुड़ाने के लिए पुलिस थाने आता है, बहुत सी प्रतिक्रिया देता है कि ये जो पैसे हैं ये हमारी मेहनत कमाई है, हमने किसी प्रकार का हार नहीं चुराया है। ज़्यादा बहस करने पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, उसके साथ मारपीट करती है और इंस्पेक्टर वर्मा के द्वारा दबाव डाला जाता है उसके भाई पर, शांति के भाई पर, कि वह कबूल कर ले कि वह और उसकी बहन शांति दोनों इस प्रकार का नौकरों का गिरोह चलाते हैं जो आसपास के क्षेत्रों में चोरी करते हैं। क्योंकि शांति जहां काम करती थी श्रीमती शिंदे, उसके आसपास पहले भी बहुत सी चोरियां हो चुकी थी।
तो इस प्रकार के इल्जाम को कबूल करने के लिए शांति के भाई को प्रताड़ित किया जाता है, दबाव डाला जाता है। तो शांति के भाई के कबूल ना करने पर उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बाइज्जत बरी होने के बाद में बहुत से प्रयास किए जाते हैं शांति को छुड़ाने के, परंतु कोई जमानत देने को तैयार नहीं होता, इसलिए शांति को नहीं छोड़ा जाता है। 1 महीने के बाद शांति को अदालत जमानत देने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु जमानत तो मिल जाती है, परंतु उस जमानत के बदले में सिक्योरिटी के रूप में जो 20,000 रुपये जमा होने थे वह जमा नहीं हो पाने के कारण शांति को जमानत मिलने के बाद भी, जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी जेल में ही रहना पड़ता है। कुछ समय के बाद पुलिस आरोप पत्र अदालत में पेश करती है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जब सुनवाई होती है तो शांति के पास में अपनी पैरवी करने के लिए किसी वकील को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, यानी शांति अदालत में कहती है कि उसकी पैरवी करने के लिए किसी प्रकार कोई वकील वो नहीं कर पाई है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अदालत के आदेश पर सरकारी वकील कमला रॉय को शांति का वकील चुना जाता है। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में जो जीवन का अधिकार दिया गया है, उसी जीवन के अधिकार के तहत हमारे अनुच्छेद नंबर 39 के द्वारा किसी गरीब व्यक्ति को पैसों के अभाव में अगर वो वकील नहीं कर पा रहा है अपनी पैरवी के लिए, तो उसे वकील दिलाना, उसे वकील उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी दी गई है। उसी 39A के तहत शांति को कमला रॉय के रूप में वकील मिलता है। कमला रॉय शांति से जेल में मुलाकात करती है, अदालत में मुलाकात करती है और उसके पूरे केस के बारे में जानती है। उसके बाद में जीरे की शुरुआत होती है। गवाहों को बुलाया जाता है। श्रीमती शिंदे व श्रीमान शिंदे से पूछताछ की जाती है। उस पूछताछ से ऐसा लगता है कि श्रीमती शिंदे को शक तो है कि उनका हार नौकरानी शांति ने चुराया है, परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा कि वह हार शांति ने ही चुराया है। उधर इंस्पेक्टर वर्मा के द्वारा छानबीन जो की गई, उस छानबीन में एक लड़कों का ऐसा गिरोह को गिरफ्तार किया जाता है जो शांति जिस मकान में रहती थी, शांति जिस मकान में काम करती थी, श्रीमती शिंदे के आसपास के इलाके में जितनी भी चोरियां हुई थी, उन चोरियों से जो वस्तुएं गायब हुई थी उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उसी में श्रीमती शिंदे का हार भी उन्हें प्राप्त होता है। श्रीमती शिंदे को हार दिखाया जाता है और वह अपने हार को पहचान लेती है। कमला रॉय के द्वारा जब ये बात अदालत में रखी जाती है तो श्रीमती शिंदे को जब हार मिल जाता है तो शांति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब देखिए, ये प्रकृतिक घटनाक्रम है, जिस घटनाक्रम के आधार पर हम न्यायिक प्रणाली को, हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, इस न्याय प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने बहुत से प्रश्न आते हैं। FIR क्या होती है? किसी आपराधिक जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है? सरकारी वकील कौन होता है? निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है? और न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? इस पर हम चर्चा करते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? देखिए, पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी भी मिली शिकायत की जांच करना। जो शिकायत उसे मिलती है उस शिकायत की वह जांच करती है। गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद में पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर उसे लगता है कि अपराधी जिसे आरोपी बनाया गया है उस आरोपी पर अपराध सिद्ध हो रहे हैं तो पुलिस अदालत में चार्जशीट, आरोप पत्र दाखिल करती है। देखिए, पाठ की शुरुआत में बता दिया गया था कि पुलिस ये तय नहीं करती है कौन आरोपी है या कौन आरोपी नहीं है। यह कार्य न्यायाधीश का होता है जो मौजूदा गवाह और सबूतों के आधार पर तय करता है कौन व्यक्ति दोषी है और कौन व्यक्ति दोषी नहीं है। इसके अलावा हमने दूसरी इकाई में पाठ पढ़ा था कानून का शासन, जिसके अंतर्गत यह बताया गया था कि देश का प्रत्येक नागरिक देश के द्वारा, संविधान के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। पुलिस भी उसी कानून के अधीन आती है। इसलिए पुलिस जब जांच करती है तो जांच प्रक्रिया में वह संविधान के द्वारा बनाए गए कानून के दायरे में रहकर और मानव अधिकार के आधार पर जांच करती है। साथ ही जांच करते समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी पुलिस को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में पूछताछ करते समय किसी प्रकार का दबाव या उसके साथ मारपीट नहीं की जाएगी।
साथ ही हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 व फौजदारी कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है जिस व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार तो देखिए कौन सा है। पहला अधिकार तो यह है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताना होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी की वजह क्या है, उसे किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। तीसरा है जो मौलिक अधिकार दिया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, वह है किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट या उस पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। मारपीट नहीं की जाएगी पूछताछ के दौरान। जब तक उस पर अपराध साबित नहीं होते तब तक पूछताछ के दौरान उससे किसी प्रकार की मारपीट नहीं की जाएगी। चौथा बताया गया है, अगर पुलिस की पूछताछ में कोई व्यक्ति कोई इकबालिये बयान करता है तो उसे सबूत के तौर पर अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है पुलिस ने मारपीट कर या पुलिस के दबाव में आकर उस व्यक्ति ने इकबालिया जुल्म या अपना बयान दर्ज करवाया हो। तो चौथा है थाने में दिए गए बयान को सबूत के तौर पर अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है। और पांचवा है जो मौलिक अधिकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्राप्त है कि 15 साल या उससे कम के बालक को तथा महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। 15 साल तक के बालक बालिका को 15 साल के बालक तथा महिला को पूछताछ के लिए, केवल पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। कुल मिलाकर इसमें जो बताया गया मौलिक अधिकार, पहला गिरफ्तारी का कारण बताया गया है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पहले उसे कारण बताना होगा कि किन कारणों के कारण उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वजह से उससे गिरफ्तारी हो रही है। दूसरी है किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत आसपास किसी मजिस्ट्रेट या किसी अदालत के जज के सामने पेश करना अनिवार्य है। तीसरा है उसके साथ जब पूछताछ की जाएगी तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मारपीट या उसके साथ अत्याचार नहीं किया जाएगा। चौथा है थाने में अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बयान देता है तो उस बयान को अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है वह बयान उससे दबाव स्वरूप मारपीट कर या किसी दबाव में आकर उसने वो बयान दर्ज करवाया हो। पांचवा बताया गया है 15 साल तक के बालक बालिका या किसी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। ये वो 5 मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22 फौजदारी कानून के तहत किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं।
इसके अलावा हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस को भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, जिन गाइडलाइन के आधार पर वह गिरफ्तार किए व्यक्ति के साथ में व्यवहार कर सकता है। ये गिरफ्तार करने से पहले उसको उन गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। उसकी हम चर्चा करते हैं, पहले इसे मिटा देते हैं। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। निचली अदालतों के द्वारा जो फैसले सुनाए जाते हैं, उन फैसलों के लिए अपील ऊपर की अदालत सर्वोच्च न्यायालय तक की जा सकती है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, हिरासत में लिए गए व्यक्ति या पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति को सुरक्षा के लिए पुलिस व अन्य संस्थाओं को कुछ शर्तें, कुछ प्रक्रियाएं, कुछ दिशा निर्देश बताए हैं। कुछ दिशा निर्देशों की पालना करने के लिए पाबंद किया है। उन दिशा निर्देशों को DK बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DK बसु दिशा निर्देश। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति, गिरफ्तार, हिरासत या पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो उसके लिए पुलिस, पूछताछ पुलिस व अन्य संस्था को अन्य संस्थाओं को कुछ शर्तें या दिशा निर्देश, गाइडलाइन दी गई है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, हिरासत में किए गए व्यक्ति या पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस व अन्य संस्थाओं को कुछ शर्तें या दिशा निर्देश दी गई है। इन दिशा निर्देशों को, जो दिशा निर्देश दी गई ना, इनको DK बसु दिशा निर्देश भी कहा जाता है। DK बसु के द्वारा ये सुझाव पेश किए गए थे, इसलिए इसे DK बसु दिशा निर्देश भी कहा जाता है। अब दिशा निर्देशों में क्या है? देखिए, दिशा निर्देशों के अंतर्गत सबसे पहले कोई भी पुलिस वाला, अगर पुलिस वाला व्यक्ति जो गिरफ्तारी करता है या इसकी जांच, अपराध की जांच करता है, तो वह अपनी यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसकी नेम प्लेट होनी चाहिए, उसका पद का नाम होना चाहिए और दोनों से चीज़ें सटीक व स्पष्ट रूप से उसकी वर्दी पर होनी चाहिए। मतलब फुल ड्रेस में, पुलिस वाला यूनिफॉर्म में हो, पुलिस वाला यूनिफॉर्म में हो, नेम प्लेट, पद का नाम स्पष्ट हो, स्पष्ट अंकित हो। ठीक है। दूसरा बताया गया है, पुलिस वाला यूनिफॉर्म में हो, नेम प्लेट पर हो, पद का नाम हो, स्पष्ट उस पर अंकित हो। किसी भी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति, जिसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी अपने किसी व्यवहारी मित्र या नज़दीकी जो रिश्तेदार है उसे देना अनिवार्य है। यानी गिरफ्तारी की जानकारी, गिरफ्तारी की जानकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने परिचित को देने का अधिकार है, अपने परिचित को देने का अधिकार है।
यानी जो गिरफ्तार किया गया जो व्यक्ति है उसके पेशा के संबंधी किसी मित्र को अपनी गिरफ्तारी के बारे में जानकर दिखता है कि मुझे गिरफ्तार किया गया, इस कारण से गिरफ्तार किया गया है। तीसरा बताया गया है पुलिस जब जांच करती है तो उस समय अरेस्ट मेमो बनाया जाए। अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार किए जाने का कारण, समय और दिनांक अंकित की जानी चाहिए। साथ ही उस अरेस्ट मेमो में पूरे जो मौका मुआयना है उसके बारे में जानकारी हो और एक गवाह के रूप में कम से कम एक व्यक्ति का उस पर साइन होना अनिवार्य है। गवाह के रूप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य के भी साइन लिए जा सकते हैं। साथ ही उस अरेस्ट मेमो के ऊपर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी साइन होना अनिवार्य है। मतलब तीसरा बनाया गया अरेस्ट मेमो दिन दिनांक गवाही वाला व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति और गिरफ्तार व्यक्ति के साइन, व्यक्ति के हस्ताक्षर अरेस्ट मेमो पर होनी चाहिए। साथ ही चौथा बताया गया है अगर मान लीजिए गिरफ्तार किए गए वाले जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति का रिश्तेदार या मित्र जिले के बाहर कहीं रहता, भाई मान लो यहाँ नहीं रहता हो, दूसरे जिले में रहता हो, तो उस व्यक्ति को, उसके परिचित व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिचित व्यक्ति को 8 से 12 घंटे में सूचना देनी पड़ेगी कब गिरफ्तार किया गया, किस कारण से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर हिरासत में कहाँ रखा गया है। इसकी संपूर्ण जानकारी पुलिस को 8 से 12 घंटे में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिचित को पहुंचाना अनिवार्य है। मतलब परिचित व्यक्ति को जिले से बाहर होने पर 8 से 12 घंटे में गिरफ्तारी की सूचना कारण और हिरासत की जगह जानकारी दी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं जिन्हें डी के वसूली दिशा निर्देश कहा जाता है। इसके आधार पर अपराधियों को ये अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था कि प्रथम प्रतिवेदन FIR क्या होती है, उसकी हम चर्चा करते हैं कि FIR होती क्या है। देखिए FIR क्या होती है। FIR प्रथम प्रतिवेदन या प्रथम सूचना। FIR प्रथम प्रतिवेदन या प्रथम सूचना या रिपोर्ट। देखिए FIR प्रथम प्रतिवेदन, प्रथम सूचना या प्रथम रिपोर्ट होती है। इसको सबसे पहले जो व्यक्ति किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है उसे थाने में जाकर ये FIR लिखित या मौखिक रूप में दर्ज करवानी पड़ती है। अब शिकायत FIR दर्ज होने के बाद जो होती है पुलिस जांच शुरू करती है। पुलिस बहुत से गवाहों के बयान दर्ज करती है और उसके आधार पर अपनी राय बनाकर FIR को आगे लॉन्चिंग करती है। अपराधी पाए जाने पर पुलिस
आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करती है। देखिए, एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक विशेष प्रकार का फॉर्म होता है। उस फॉर्म में दिन व दिनांक, मौका, मुहैया पूरा दर्ज किया जाता है। अगर लगता है जिन अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, उनके अगर नाम पते मालूम है तो उनके नाम पते भी उस एफआईआर में दर्ज किए जाते हैं। एफआईआर के अंतर्गत ही जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उस व्यक्ति का नाम व पता भी दर्ज किया जाता है। इस एफआईआर के अंतर्गत इस रिपोर्ट को ही ध्यान में रखकर, जो प्रथम प्रतिवेदन दर्ज किया जाता है, इसको ध्यान में रखकर ही पुलिस अपनी जांच की शुरुआत करती है। अब देखिए, आगे जो हमारे टॉपिक हैं उन टॉपिकों में है कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है, न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, और निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष जो सुनवाई होती है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, निष्पक्ष सुनवाई की भूमिका क्या होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए, वकील की क्या भूमिका होती है। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। हमारे पास क्वेश्चन आता है, सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों का उल्लंघन होना जनता के विरुद्ध एक अपराध है। इससे जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, वही व्यक्ति से प्रताड़ित नहीं होता है, इससे पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए पूरे समाज को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है। सरकारी वकील की जो भूमिका होती है, भूमिका तब शुरू होती है, सरकारी जो वकील होता है उसकी भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस आरोप पत्र अदालत में पेश करती है, चार्जशीट पेश करती है। इसी प्रकार जो जांच कर चार्जशीट पेश की जाती है, उस जांच में सरकारी वकील की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। वो उस रिपोर्ट में किसी प्रकार का अपना हिस्सा नहीं निभाता है। सरकारी वकील जांच होने के बाद में रिपोर्ट, आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अपनी पेशकश शुरू करता है। सरकारी वकील जो होता है वह राज्य का प्रतिनिधि होता है, राज्य का अभियोजन प्रस्तुत करता है। राज्य का अभियोजन प्रस्तुत करते समय सरकारी वकील जो होता है वह निष्पक्ष रूप से पूरी ईमानदारी के साथ में सबूतों और गवाहों, ठोस सबूतों और गवाहों को इकट्ठा कर अदालत में पेश करता है, जिससे अदालत निष्पक्ष व स्वतंत्र निर्णय सुनाकर पूरी तरह से न्याय कर पाए। तो सरकारी वकील जो होता है संविधान के अनुच्छेद 22 जीवन के अधिकार के तहत, जीवन का अधिकार दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत 39A में जो अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार के तहत किसी गरीब व्यक्ति को जो पैसों से गरीब है या फिर अपंग है या किन्हीं कारणों से अपनी सुनवाई के लिए वकील नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति को राज्य सरकार की तरफ से वकील उपलब्ध करवाने के जो निर्देश दिए गए हैं उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को जो गरीब है, अपंग है या किसी प्रकार से लाचार है, जो अपने लिए वकील नहीं कर सकता है, उसे राज्य सरकार ऐसा वकील उपलब्ध करवाती है। तो सरकारी वकील जिस प्रकार ठोस सबूत और गवाह पेश करता है, उसी के आधार को ध्यान में रखकर अदालत भी अपना निर्णय सुनाती है। अब सरकारी वकील के बाद न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। लेकिन न्यायाधीश, अब न्यायाधीश जो होता है न्याय करने वाला, जिसे हम अपनी भाषा में जज भी कहते हैं। जज जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है। देखिए, जज की भूमिका, न्यायाधीश की भूमिका ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे किसी क्रिकेट मैच में या फुटबॉल मैच में एम्पायर की होती है। न्यायाधीश जो होता है निष्पक्ष और खुली अदालत में अपने सभी जो उसके पास जो गवाह होते हैं, सबूत होते हैं, मौका मुआयना के आधार पर दर्ज किए गए बयान होते हैं, उन बयानों के आधार पर अपना निर्णय सुनाता है।
और सुनवाई करता है। जो भी गवाह या जो भी सबूत उनके सामने पेश किए गए हैं उनकी वो जांच करता है। अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की दलीलों को सुनता है और उन दलीलों को सुनने के बाद में अपना निर्णय सुनाता है। निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष होता है, किसी का पक्ष ना रखकर उन सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश जो होता है अपना निर्णय सुनाता है। मतलब न्यायाधीश की भूमिका सिर्फ इतनी सी होती है कि न्यायाधीश ही तय करता है कि कौन सा व्यक्ति दोषी है और कौन सा व्यक्ति दोषी नहीं है। किसी आरोपी पर अपराध साबित हो जाने पर वह न्यायाधीश जो होता है, किसी व्यक्ति पर अपराध साबित हो जाने पर न्यायाधीश उसे सजा सुना सकता है या जुर्माना लगा सकता है, या दोनों भी सजा वो एक साथ दे सकता है। मतलब जेल की सजा भी दे सकता है और साथ उस पर जुर्माना भी लगा भी सकता है। न्यायाधीश जो होता है वही तय करता है कि कौन सा व्यक्ति दोषी है और कौन सा व्यक्ति दोषी नहीं है। सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर सुनवाई के बाद व्यक्ति को दोषी अपराधी ठहराया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपराधी या दोषी सबूतों के आधार पर नहीं पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे बाइज्जत बरी भी कर सकता है। अब देखिए निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। हम निष्पक्ष सुनवाई की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है? निष्पक्ष सुनवाई चर्चा करने के लिए हम वापस उस कहानी में चलते हैं जो पाठ शुरुआत में पढ़ा था। जब शांति को उसकी मालकिन श्रीमती सिंधे ने अपने हार चुराने के अपराध में एफआईआर दर्ज कराकर कोर्ट में पुलिस के द्वारा जब चार्जशीट दाखिल की गई थी, आरोपी ठहराया गया था, उस समय घटना पर चलते हैं। जब पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई, अदालत में कोई निर्णय चल रहा था, अदालत में सुनवाई चल रही थी। अगर उस समय मान लीजिए शांति को गरीब मानकर न्यायाधीश बिना किसी गवाह सबूतों के आधार पर उसे अगर सजा दे देते, दोषी ठहरा देते, तो क्या यह निष्पक्ष सुनवाई थी? निष्पक्ष सुनवाई का मतलब है किसी भी व्यक्ति का पक्ष न लिया जाए, किसी को भी न्याय से वंचित ना किया जाए। ऐसा ना हो कि अमीर व्यक्ति को उसकी अमीरी के आधार पर बिना किसी सुनवाई के बाइज्जत बरी कर दी जाए और गरीब व्यक्ति को बिना किसी अपराध के भी उसके गरीब होने के कारण उसे दोषी ठहरा दिया जाए। परंतु आपने देखा न्यायाधीश महोदय ने निष्पक्ष और खुली अदालत में सुनवाई की थी, जिसके आधार पर उन्होंने जो भी दोनों वकील थे, सरकारी वकील और बचाव पक्ष का जो वकील था, उन दोनों के द्वारा जो भी गवाह सबूत पेश किए गए उनको ध्यान में रखकर ही न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया, किसी एक का पक्ष नहीं लिया। तो यह निष्पक्ष सुनवाई कहलाती है, जिस सुनवाई के आधार पर शांति को बाइज्जत बरी किया गया। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के आधार पर यह तय किया गया है कि उन व्यक्तियों को, ये जो व्यक्ति बताए गए हैं ना, सरकारी पुलिस, सबसे पहले पुलिस, फिर सरकारी वकील, न्यायाधीश, ये व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलता रहेगा। पुलिस अपनी जांच निष्पक्ष रूप से करे, सरकारी वकील या वकील जो है अपनी पैरवी निष्पक्ष रूप से बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से ठोस सबूतों के आधार पर करें और न्यायाधीश मिले हुए सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी से अगर अपने पद का निर्वाह करें तो फिर हर व्यक्ति को न्याय मिलना संभव है। तो ये हमारे पाठ में आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में बताया गया टॉपिक पर की गई चर्चा थी।